चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कमिंग बैक टू डे 2 ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, हम लोगों ने बात किया था अबाउट दी फंक्शन कि हम लोग कैसे एवरेज वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग एवरेज फंक्शन लिख सकते हैं। सो द लास्ट टॉपिक दैट आई कंक्लूडेड वाज कि इफ आई राइट इंटीग्रेशन ऑफ आई इनटू dt upon integration of dt, that was nothing but the average value of current when current is been mentioned as a function of time। क्योंकि हमारे लिए जो करंट का फॉर्मूला था वो क्या होता है, dq by dt। यदि dq by dt हमारे पास फॉर्मूला है और हमको करंट ही दिया हुआ है और करंट ही पूछा हुआ है, तो हम लोग ऐसे फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि हम लोग एवरेज वैल्यूज निकाल सके। तो मैं लिखता हूँ जनरलाइज्ड केस में पावर, एवरेज पावर इज इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये एवरेज पावर हो गया। एवरेज EMF यदि मैं पूछूं तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये एवरेज EMF आपकी हो गई, एवरेज पावर आपके लिए हो गया। यदि मैं एवरेज फोर्स आपको मैं पूछूं जनरलाइज, तो इक्वेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये फंक्शंस बनेंगे कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर, एवरेज वैल्यू ऑफ EMF, एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। दिस इज द वे वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर, एवरेज वैल्यू ऑफ EMF एंड एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स। ऐसे हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है जी, एवरेज वैल्यू हम लोग निकाल पाए तो हम लोग करंट कैसे लिखें। यदि मैं करंट की वैल्यू लिखूंगा 2t + 4 और मैं बोलूँ कि फाइंड average value of current for t is equals to 0 to t is equals to 4 सेकेंड। 0 सेकेंड से लेकर के 4 सेकेंड तक का टाइम की वैल्यू आपको दे रखी है और बोला है कि एवरेज वैल्यू आप बताओ। यदि आपको एवरेज वैल्यू बताना है तो आप लोग एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे। सॉल्यूशन ऑफ दैट इज नथिंग बट एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ i डॉट डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा i डॉट डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt को। ठीक है, करो कैसे आएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ i की वैल्यू क्या होगी, 2t + 4 इंटू डी टी अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन t होगा, अपर लिमिट -4, लिमिट नीचे कितना आ गया, सीधा सीधा 4, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4। तो आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ से 1/4 कॉमन निकाल लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 2t² / 2 प्लस 4 इंटू टी, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0। ये 0 ने 2 को काट दिया। ठीक है, 4 पुट करो, 0 पुट करो, तो 4 पुट कर दो कितना आएगा, 16 + 16 32 बाई 4। 32/4 इज नथिंग बट 8 एम्पियर। दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट विच इज बिन फ्लोइंग फ्रॉम 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड। 0 सेकेंड से लेकर के 4 सेकेंड तक जो करंट की वैल्यू है वो कितना है आपका, 8 एम्पियर। अच्छा चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। आप लिख लो, ये एवरेज वैल्यू काम आएगी, बताऊंगा क्यों काम आएगी। ये एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, IRMS वैल्यू ऑफ करंट, ERMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हमारे लिए क्यों काम के हैं। और जिन लोगों को इंटीग्रेशन में दिक्कत है, तो अभी फिलहाल 11th बैच के अंदर उन लोगों का हम लोगों ने इंटीग्रेशन आज ही स्टार्ट किया है। मतलब कल उनका पहला दिन था, आज उनका सेकेंड डे है। तो आप एक पहले वीडियोस देख सकते हो, आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा। यदि किसी को दिक्कत होगी तो यू कैन सी दैट, है ना। चलो, तो एवरेज वैल्यू हो गया, ये निकल गया, वो निकल गया। अब मैं बोलता हूँ कि EMF, एग्जांपल नंबर 2, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज गिवन एज 4t + 9। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, 4t + 9 दिया है। यदि 4t + 9 दिया है, हमको बोला गया है कि फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ EMF फॉर t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक का आपको एवरेज वैल्यू ऑफ EMF बतानी है। तो आप खुद से ट्राई करो एक बार कि एग्जैक्टली वैल्यू कैसे निकालोगे आप। तो यदि मैं लिखते हैं फॉर्मूला इसका, इफ आई जस्ट सॉल्व द इक्वेशन, और अब मैं सॉल्व करता वक्त ना इंटीग्रेशन को थोड़ा जनरली यूज कर लूंगा और मैं इसको बहुत क्या बोलते हैं, लीनियंट तरीके से सॉल्व, जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है ऐसे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लेना शुरू कर दूंगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इज गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। लिमिट 0 से लेकर के 2, लिमिट 0 से लेकर के 2, E डॉट डी टी डायरेक्ट इंटीग्रेशन। 4t + 9 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4t² / 2 प्लस 9 इंटू टी, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0 डिवाइडेड बाई 2। आई होप समझ में आया होगा तुम लोगों को। सो ये 4 1 4 2 टी की जगह पे 2 पुट कर दो तो 2 का स्क्वायर आया 4, 4 2 8।
सो ये आ गया आपका 8 प्लस 18/2, 8 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा ये 26/2। सो 26/2 मतलब कितना आ गया 13 वोल्ट। दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ EMF फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। तो हमको नॉर्मली तो पता था कि I की जो आप लोग लिखते हो वो क्या लिखते हो, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। यहां से तो एवरेज वैल्यू निकलती ही है, दैट इज द वे वी कैन फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू। बट देयर इज वन मोर वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I एज एवरेज। ये जो वैल्यू मिलेगी कौन सी मिलेगी आपको, दिस इज योर एवरेज वैल्यू। बट देयर इज वन मोर वे वी कैन फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ I डॉट dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। ऐसे भी हम एवरेज वैल्यूज निकाल करके सिंप्लीफाई करके आंसर्स निकाल सकते हैं। ये एक और तरीका है टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ EMF। देख लो, स्क्रीन पॉज करो एक बार, समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा जिनको इंटीग्रेशन, देखो मैथमेटिक्स बहुत लगने वाला है यहाँ पर। मैं फिर से कह दूं कि जो बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको बेसिक मैथमेटिक्स में आपको काइनेमेटिक्स लगेगा, आपको इंटीग्रेशन लगेगा, आपको डिफरेंशिएशन लगेगा, और आपको ये सब आने ही चाहिए। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव दैट यू कैन यूज एंड यू कैन से दैट कि सर हमको ये नहीं आता। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। यू हैव टू यूज इट एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स फॉर देम। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप बोलो सर हमको ये नहीं आता और हम लोग कैसे कर लें। तो अभी फिलहाल में 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स का इंटीग्रेशन जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। 2-3 ही वीडियोज़ हैं, अब 3 वीडियोज़ हैं, 1.5 घंटा लगेगा आपको, देख लो, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। बट मेरा काम जो है वो बहुत लिमिटेड होगा, मेरा काम सिर्फ आपको इक्वेशन समझाने होंगे। बट इसके जो इंटीग्रेशन है, बेसिक मैथमेटिक्स, ये आपको आना चाहिए। अच्छा, अब एक बात बताते हैं, आप लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा, उसमें हम लोग चीज़ पढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर, RMS वैल्यू पढ़ा होगा ना काइनेमेटिक्स के अंदर। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस, इट इज गिवन एज √3RT/m या √8। अपने 3 निकाली होगी, मीन वैल्यू निकाली होगी, एवरेज निकाली होगी और RMS वैल्यू निकाली होगी। √3RT/m और एक होता है √8πT/3π और एक होता है √2kT/m। तो ये 3 अलग अलग वैल्यूज है। पर मेरा सवाल ये था आपसे कि वाई वी नीड टू कैलकुलेट CRMS, और आप लोगों ने उसको मे बी ऐसे लिखा होगा VRMS, रूट मीन स्क्वायर। दिस इज RMS स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन वाज योर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों निकाली। मान लो कि इस रूम के अंदर, इस कैमरे फ्रेम के अंदर ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है ना। तो यदि ये ओरिजिन पॉइंट है, इसके आगे जाने वाला पॉजिटिव पार्टिकल, इसके पीछे आने वाला पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है जो हम लोग लिख रहे हैं, वेलोसिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब यदि ये वेक्टर क्वांटिटी होगा तो आगे जाने वाला पीछे जाने वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा और नेट कितना आ जाएगा आपका 0। इफ द नेट इज गोइंग टू बी 0, इफ द वैल्यू ऑफ द नेट वोल्टेज, नेट EMF, नेट करंट इज गोइंग टू बी 0, वो कंप्लीटली 0 है, तो हम लोग उसको कैसे सिंप्लीफाई करके कैसे हम लोग उसका आंसर बना सकते हैं, थोड़ा देखते हैं। मानो कि आगे जाने वाला पॉजिटिव है, पीछे जाने वाला नेगेटिव है। एक बात बताओ, +2 का स्क्वायर कितना और -2 का स्क्वायर कितना। सोचो, +2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4, -2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी गोना डू इज वी गोना स्क्वायर इट, RMS, रूट मीन स्क्वायर। सबसे पहले क्या किया, हमने उसको स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों किया, ताकि जो आगे जाने वाला पॉजिटिव था, पीछे जाने वाला नेगेटिव था, उसका जो डायरेक्शन डिपेंडेंसी है वो एलिमिनेट हो जाए। डायरेक्शन डिपेंडेंसी एलिमिनेट हो गया मतलब हमको ये मालूम पड़ चुका था कि अभी यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है, स्पीड बन चुका है। बिकॉज वेलोसिटी होता तो आगे वाला प्लस, पीछे वाला माइनस। जैसे ही मैंने दोनों को स्क्वायर कर दिया तो मेरे लिए डायरेक्शन निकल ही गया, प्लस माइनस तो बचा ही नहीं है, ठीक है। फिर उसका मैंने मीन ले लिया। मीन मतलब क्या, सपोज पीछे वाला 4, आगे वाला 4, तो 4 + 4/2 दैट इज 8/2, अगेन दैट इज कमिंग एज 4। मान लो कि आगे वाले की वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, पीछे वाला जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से। 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी कितना आ गया 4। 4 आगे और 4 पीछे, दोनों का मैंने मीन निकाल लिया। 4 + 4 इज 8/2 दैट इज अगेन 4। तो क्या निकल गया अपना मीन वैल्यू। अब उस मीन वैल्यू का फिर से स्क्वायर रूट ले लो, तो √4 कितना आएगा फिर से 2, मतलब इधर वाला भी 2 और इधर वाला भी 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस माइनस झंझट जो था वो एलिमिनेट हो गया। इसलिए हम लोग बार बार निकालते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालना है, स्क्वायर करो, मीन ले लो, रूट ले लो। उल्टा आना है, स्क्वायर करो, मीन ले लो,
रूट ले लो। तो हमको ये बार बार इस फंक्शन में काम आएगा कि हम लोग कैसे इक्वेशंस में लिखते हैं और कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और मैं फिलहाल अभी अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चर्चा है मैं वही कर रहा हूँ, ताकि आपको बेस सब्जेक्ट का बन जाए, बेस चैप्टर का बन जाए, कि आपको एक बार बेस समझ में आ गया तो आपको आगे दिक्कत ना हो। दैट यू शुड नॉट फील दैट इन द फॉरवर्ड वे गोइंग कि सर यार ये समझ में नहीं आया कैसे हो रहा है ये, है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे होगा। ओके, चलो देखते हैं आगे अभी थोड़ा सा और। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि देखो, फिर से बता दूं आपको मैं, VRMS इसका मतलब क्या था? रूट मीन स्क्वायर, है ना। एक वैल्यू थी आपकी RMS वैल्यू। पहले क्या करना है उसको, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर ले लो, मीन ले लो एंड देन उसका रूट निकाल लो। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है ताकि आप लोग CRMS वैल्यूज या VRMS वैल्यूज या IRMS वैल्यूज या ERMS वैल्यूज जैसे भी वैल्यूज हैं आप लोग उसको निकालते आपको आना चाहिए, और हमको आता भी है, आएगा भी आपको, है ना। तो VRMS हमको समझ में आया, हमको ये समझ में आ गया कि कैसे हम लोग निकालते हैं। चलो अब मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ कि हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकाल सकते हैं। मान लो कि आपको ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, ये करंट की वैल्यू एज I, ये 0 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड और ये 6 सेकेंड, ये 0, 2, 4 और 6। ये करंट की वैल्यू आपकी है 4 एम्पियर। ये जो करंट की वैल्यू है दिस इज -4 एम्पियर। ये ऊपर वाली फिर से कितनी आ गई आपकी 4 एम्पियर। करंट की वैल्यू दे रखी है। मैं कुछ बेसिक सवाल आपसे पूछता हूँ तो आप लोग आंसर देना। पहला मैं पूछता हूँ कि बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I। I खोपचे का मतलब क्या था? एवरेज। एवरेज वैल्यू क्या? सेकेंड, I एवरेज फॉर हाफ साइकिल। तीसरा, कोपचा I स्क्वायर, करंट की स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगी? रूट वैल्यू, स्क्वायर्ड वैल्यू क्या होगी? तो आपको बतानी है स्क्वायर्ड वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू क्या है और ये वैल्यू क्या है। सोचो एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मतलब क्या? फॉर अ साइकिल। हम लोग पूरे जो एवरेज वैल्यू लिखा हुआ है इट इज रिटन फॉर द फुल साइकिल, मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए, ये वाला हाफ साइकिल के लिए, और ये वाला स्क्वायर वैल्यू फॉर अगेन हाफ साइकिल। 3 क्वेश्चन आपके पास में है। अब एवरेज निकालने का तरीका क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। अभी पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड करने जाओगे तो वेक्टर हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी तो जरूर है। वेक्टर इज नो डाउट एन स्केलर क्वांटिटी। इफ वेक्टर इज नो डाउट एन स्केलर क्वांटिटी तो ये आगे वाला जो था ये पॉजिटिव था, नीचे वाला जो था ये नेगेटिव था, तो मेरे लिए एवरेज वैल्यू क्या होगी इसकी? 0। अरे 0 कैसे सर? ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। तो क्या हमारे घर में जो सप्लाई दिया होता है, जो सप्लाई हमारे घर में काम करता है, वो ऊपर यदि हाफ पॉजिटिव जाता है, नीचे यदि हाफ पॉजिटिव जाता है, तो क्या उसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है? हाँ होती है एवरेज वैल्यू 0। बट हमारे यदि एवरेज वैल्यू 0 है तो घर के अप्लायंसेस काम कैसे करते हैं फिर? सो वहां हम लोग कौन सी वैल्यूज काम करवाते हैं? RMS वैल्यू। तो उसके लिए हम लोग बाद में जाकर के निकालेंगे 2 चीजें विच आई विल बी कॉलिंग एज IRMS और ERMS। ये 2 चीजें हैं जो आपके घर में फ्लो होती है। ये जो चीजें हैं जो आपके घर में कार्य करती है, आपके घर में सप्लाई देने का मतलब स्वरूप से काम करवाती है। अच्छा, एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4। सीधा दिख रहा था ना, 4 ही है उसकी वैल्यू ऊपर। हाफ का स्क्वायर, अरे यार हाफ का स्क्वायर तो कितना? 4 का स्क्वायर कितना आ गया ये? 16 है ना? कितना होगा बताओ? एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल है, एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल। चलो एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल। एवरेज निकालने का तरीका क्या था? पहले स्क्वायर करो फिर उसका रूट ले लो, है ना। तो 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16/2 बराबर 16 प्लस 16 इज 32/2 दैट इज कमिंग एज व्हाट? 16। तो कितना वैल्यू है फुल साइकिल का? 16। ऐसे ही मैं आपको पूछता कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल के क्या करते हैं? 4 का स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर बाई 2। तो 4 का स्क्वायर कितना? 16/2। तो कितना आता है आपका आंसर? 8 एम्पियर। सारे आंसर्स इसमें है, एम्पियर्स में है, याद रखिएगा यूनिट पुट करना जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको VRMS और IRMS से अवगत करा रहा था कि एग्जैक्टली
हम लोग इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, है ना। तो हमारे पास समझ में आया कि हमको कैसे लिखना है। अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन का मुझे काम यूज़ है यहाँ पर, तो आपको मैं इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली फंक्शंस कैसे बनते हैं। चलो मैं मिटा देता हूँ ये। एक फंक्शन आपको होमवर्क दो करने के लिए, एक आपका होमवर्क है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। आप लोगों ने स्क्रीन पॉज करके लिख लिया होगा जब तक मैं स्क्रीन में नहीं था। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस फंक्शंस प्रॉपरली। नाउ व्हाट आई विल डू इज I will just try to write down the basic functions। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म बना देता हूँ। जीरो सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एक वेवफॉर्म आपको दे रखी है ऐसे, है ना। ऐसे वेवफॉर्म दे रखी है आपको। ये -10 एम्पियर और ये वाला +10 एम्पियर। फिर से 4 सवाल मैंने दिए। पहला बोला आपको बताओ आई फुल साइकिल, आई हाफ साइकिल, आई स्क्वायर फॉर फुल साइकिल। चार चीजें बतानी है आपको कि आई एवरेज कितना आया होगा, हाफ साइकिल कितना आएगा, ये कितना, ये कितना, ये कितना। तो चलो शुरू हो जाओ। स्क्रीन पॉज कर लो, 2 मिनट देख लो, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है देखो, समझो और आगे बढ़ो, उसको लिखो फिर उसके अंदर। तो आई एवरेज जो मेरे लिए है वो कितना आ गया, फिर से 0। हाफ एवरेज ऑफ हाफ साइकिल कितना आ रहा है मेरे लिए 10 एम्पियर। आप फुल 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 200 बाई 2 दैट इज 100 100 आ गया। एवरेज निकाल दें 100। हाँ, हाफ का एवरेज कितना था, 10 का स्क्वायर बाई 2 दैट्स 50। ये आपके 4 आंसर्स हो गए सिंपली। ये आपका होमवर्क था पर मैं खुद ने सॉल्व कर दिया। मतलब मुझे एक्साइटमेंट में समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो मैंने खुद ने आपके लिए ये सॉल्व कर दिया, है ना। चलो आगे चलते हैं, कुछ बात करते हैं IRMS की, ERMS की और कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में। तो जब मैं आपको बता रहा था कि एवरेज वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आपको एक फॉर्मूला समझा देता हूँ, आपको ये याद रखना पड़ेगा। आपको फॉर्मूला जो है देखो, सपोज एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म ऐसे जा रही है, दिस इज गोइंग फ्रॉम लाइक दिस 0, दिस इज नथिंग बट पाई एंड दिस इज नथिंग बट 2 पाई। सो उसका जो टाइम पीरियड का लिमिट है इट इज 0 to 2 पाई। जिन लोगों को इंटीग्रेशन का शौक है वो कर सकते हैं कि करंट की वैल्यू मुझे निकालनी थी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। आई की वैल्यू मैं लिखूंगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो आई वुड बी नथिंग बट 0 से लेकर के 2 पाई आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इसको सॉल्व करने के बाद मैं आपको 2 वैल्यूज मिलेगी, इसको मैं बोलता हूँ IRMS विच इज गिवन एज आई नॉट बाई √2। ये जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं आई नॉट। आई नॉट का मतलब क्या होता है, दिस इज नोन एज टू बी योर पीक वैल्यू। और फिर से बोलता हूँ मैं ERMS। ERMS की वैल्यू कितनी होगी, E नॉट बाय √2, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। So IRMS is given as I naught by √2, ERMS is given as E naught by √2। ये I naught by √2 और E naught by √2 दो फंक्शन हमारे हो गए। अब देखो कि एवरेज वैल्यू निकालोगे प्लस माइनस, जब इसको तुम इंटीग्रेट करोगे तो आपको एवरेज वैल्यू 0 नहीं आने वाली। इसको भी हम लोग कई कई बुक्स में ऐसे लिखते हैं, 1 by √2 is 0.707 times I naught और 1 by √2 is 0.707 times E naught। तो उसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि IRMS का मतलब क्या होता है आई नॉट बाई √2 और ERMS का मतलब क्या होता है ई नॉट बाई √2। उसके बाद में उसको हम लोग लिखते हैं 0.707 ऑफ आई नॉट एंड ERMS इज 0.707 ऑफ ई नॉट। ये हमारे बेसिक फंक्शंस हुए IRMS और ERMS के। फिर उसके बाद में यदि मैं आपको बताऊं कि आई एवरेज, जब आप एवरेज वैल्यू निकालोगे और ई एवरेज आप जब वैल्यू निकालोगे दैट विल नॉट बी 0। ये एवरेज वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं आती है बिकॉज साइन और कोसाइन फंक्शंस का इंटीग्रेशन इज नॉट गोना बी 0 इन दैट केस। सो इफ यू विश टू डू इट यू कैन डू इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई विल नॉट डू दैट बिकॉज हमको वो करिकुलम में नहीं है। तो आई एवरेज की वैल्यू कितनी आती है 0.637 ऑफ आई नॉट and E average is also 0.637 times of E naught। तो हमारे लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट,
एंड एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ जनरेट हो चुका था, कितना आएगा, है ना। तो IRMS निकल गया, ERMS निकल गया। अब सुनो एग्जैक्टली सुनो, होता क्या है कि हमको बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे वोल्टेज है 220 वोल्ट 5 एम्पियर 50 हर्ट्ज। दिस इज द सप्लाई विच इज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट। ये सप्लाई है जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। यदि ये सप्लाई है जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड कर रही है, एकदम बराबर काम चल रहा था, तो हाउ एग्जैक्टली वी गोना राइट अबाउट दिस, हाउ एग्जैक्टली वी गोना फील अबाउट दैट, कि व्हाट कुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, है ना। तो कैसे निकाले देखो, अरे मच्छर। तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, दिस इज योर ERMS वैल्यू, ये आपकी RMS वैल्यू, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मतलब जब तुम्हें किसी वायर को टच करोगे तो तुमको 220 वोल्ट का झटका नहीं लगेगा, तुमको 220 वोल्ट का झटका नहीं लगेगा। कॉमन व्यक्ति को समझाने के लिए बोला जाता है, भाई तो एक काम कर, सोच ले कि तेरे यहाँ पे सप्लाई कितना आ रहा है, 220 वोल्ट, जबकि 220 वोल्ट सप्लाई नहीं है, सप्लाई कुछ और ही है हमारे यहाँ पर। तो जो सप्लाई आपको जब हाथ लगाने के बाद में करंट लगेगा, तो वो उस सप्लाई की वैल्यू कितनी होगी, What is the value of that supply which you gonna find out? So यदि मैं इस फॉर्मूले को यूज करके निकालूं तो मेरे लिए E0 की वैल्यू आएगी ERMS मल्टीप्लाइड बाय √2, दैट विल बी 220 मल्टीप्लाइड बाय √2, मतलब कितना अप्रोक्सीमेटली 311 वोल्ट। तो जो मैक्सिमम EMF वैल्यू जो हमारे घर में आती है वो कितनी है, 311 वोल्ट है। समझाने के लिए कॉमन व्यक्ति को बोलते भाई तो 220 समझ ले, बट जबकि वो है कितनी, 311 वोल्ट। तो हमारे अप्लायंसेस के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है ना, वो RMS वाली लिखी होती है। ऑन द अप्लायंसेस व्हेन यू गो टू बाय अ मशीन और व्हेन यू गो टू बाय अ मिक्सर और एंड समथिंग लाइक दैट, वहां पर जो वैल्यू लिखी होती है 220 वोल्ट, वो कौन सी वैल्यू है, वो ERMS वैल्यू है। दैट इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी पास थ्रू द डिवाइस, है ना। यहां से हमको समझ में आता है कि हम लोग कैसे करें। तो ये हमारा बेसिक फंक्शंस हुए अबाउट IRMS वैल्यू, ERMS वैल्यू, और आपको ये फॉर्मूले चारों याद करने पड़ेंगे कि ERMS क्या होता है, IRMS क्या होता है, I एवरेज कितना होता है और E एवरेज कितना होता है। अब हाँ, अब नॉर्मल कैलकुलेशन क्या था कि सर हमने जब रेजिस्टेंस लगाया, एक डीसी बैटरी लगाई 220 वोल्ट की, यहां से करंट फ्लो हुआ रेजिस्टेंस R में, तो हमने जो हीट लिखा वो क्या लिखा, I²R dt, हमने तो हीट निकाल लिया था। ये जो बैटरी थी, ये बैटरी कौन सी लगाई थी हमने, डीसी बैटरी। तो वैसा ही सेम तरीके से जब आप रेजिस्टेंस R लगाओगे और एक इक्वेशन लगा दोगे यहाँ पर, E = 311 वोल्ट, और यहाँ से करंट फ्लो होगा I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, तो यहाँ जनरेट होने वाला हीट वुड बी सेम एज हीट जनरेटेड ओवर हियर। तो दोनों तरफ से क्या होगा, हीट सेम जनरेट होगा। यदि हीट सेम जनरेट होगा तो यदि मैं किसी इंसान को बोलूँ कि भाई तुम्हारे यहाँ पे करंट जो है वो 5 एम्पियर नहीं, वो I0 साइन ऑफ ओमेगा टी फ्लो हो रहा है, तो वो हिल जाएगा। साला I0 साइन ऑफ ओमेगा टी क्या है, मैं बोलूँ वोल्टेज 220 वोल्ट नहीं 311 वोल्ट है, तो फिर से हिल जाएगा। तो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए ये बोल दिया कि अब मान लो कि 220 वोल्ट और 5 एम्पियर, बिकॉज उसका एनर्जी कैलकुलेशन और इसका एनर्जी कैलकुलेशन लगभग सेम ही था। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप DC से निकाल लो इक्वेट करके, या उसको आप AC से निकाल लो, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एवरीथिंग विल बी कांस्टेंट इन दैट केस। इफ एवरीथिंग विल बी कांस्टेंट इन दैट केस, देन वी कैन फाइंड आउट द आंसर्स गिवन क्वेश्चंस। जो हमको क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका हम लोग आंसर्स निकाल सकते हैं। तो एक कॉमन व्यक्ति को हम लोग बोल के समझा देते हैं कि भाई तुम हीट कैलकुलेशन करोगे तो वो लगभग तुम्हारा कैसा आएगा, सेम ही आएगा, है ना, लगभग सेम ही आने वाला है। तो अच्छा, इसका मतलब ये था। चलो थोड़ा और आपको मैं डिटेल में लेके चले जाऊं। कि सपोज मेरे पास में एक रेजिस्टेंस था जिसकी वैल्यू है 2 ओहम, मैंने उसके ऊपर बैटरी लगा दिया ऑफ 220 वोल्ट, और मेरे पास में एक रेजिस्टेंस है अगेन ऑफ 2 ओहम, मैं उसके ऊपर एक AC सप्लाई लगा रहा हूँ विच इज E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ओमेगा कितना लिखो, देखो हमको पता है कि ओमेगा इज नथिंग बट 2πf, तो मेरे लिए कितना हुआ 2π × 50, तो वो कितना हो गया 100π। तो मेरा इक्वेशन आएगा 311 साइन ऑफ 100πt। ये वैल्यू निकाल के मैं यहां पर भी इस इक्वेशन में हीट कैलकुलेट करूं इन द फर्स्ट केस और यहां पे हीट कैलकुलेट करूं इन द सेकेंड केस, तो मेरे लिए हीट 1 विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू हीट 2। तो एक कॉमन व्यक्ति को हम लोग बता देते हैं कि भाई आपके घर में जो सप्लाई है 220 वोल्ट है, करंट जो फ्लो हो रहा है वो 5 एम्पियर, और हीट 2 निकालने फॉर्मूला से I²RT करके,
तो हीट जनरेट करके निकाल लें। बट यहाँ से यदि प्रैक्टिकली हम लोग देखें तो वो ये ना होते हुए एक्चुअल में वो ये है, हम लोग समझाने के लिए बोलते हैं कि आपको ऐसा काम करना है, ऐसे आप लोग देख लो, तो ऐसे आपके आंसर्स आ जाएंगे। पर आंसर लगभग सेम ही आता है, कोई आंसर में परिवर्तन नहीं आता। तो हमको समझ में आया। अच्छा, अब सर ये जो करंट जनरेट हुआ है, ये जो करंट है, बिकॉज इन जो ये हम लोग बोल रहे थे ये 5 एम्पीयर 220 वोल्ट, इसके लिए हम लोगों ने डिवाइस बना रखी है। जो डिवाइस का नाम क्या दिया हम लोगों ने, एमीटर और वोल्ट मीटर। ये हम लोग इससे गिन सकते थे, बिकॉज जो हमारे लैब में होते हैं 12 तक जो लैब के अंदर होते हैं वो नॉर्मली डीसी ही मेजर करते हैं, दे प्रेफर टू मेजर डीसी। तो भाई साहब अब एसी मेजर करने के लिए मैं क्या लगा दूँ, नया डिवाइस तो नहीं लगाऊंगा एसी के लिए। तो एसी के लिए भी वोल्ट मीटर एमीटर ही होता है, बट वो जो वोल्ट मीटर एमीटर होता है, यदि ये वाला वोल्ट मीटर एमीटर में यहाँ पर कनेक्ट कर दूँ एसी सप्लाई के अंदर, सोचो आधा साइकिल इधर, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, वैसे उसको कितनी बार करना पड़ेगा, 50 बार। 1 सेकंड में 50 बार इधर 50 बार इधर। तो बोलेंगे मैं हिलू ही क्यों, स्ट्रेट रहूंगा। ऐसा ऐसा करने से बेटर मैं स्ट्रेट रह जाऊँ। लॉ ऑफ इनर्शिया, द ऑब्जेक्ट स्टेज इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ द मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन दैट। तो वहीं पर रह जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा, इट विल बी एट द रेस्ट। इफ इट विल बी एट द रेस्ट, द इक्वेशन ऑफ करंट इज गोना बी व्हाट, 50 ohms, 50 हर्ट्ज रहने वाला है। तो ठीक है, तो हम लोग ये कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे टू मेजर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एसी करंट एंड एसी सप्लाई। और ये जो दोनों डिवाइसेस है, इनका जो स्केल होता है दैट इज नथिंग बट योर लीनियर स्केल। लीनियर स्केल मतलब क्या, जो आपके पास में डिवाइसेस होंगे घर पे, स्केल जो आपके रूलर जो आपका होगा वो दिखता है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 सेंटीमीटर, फिर से उतनी डिस्टेंस में 2 सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर स्केल। बट यहाँ पर हम लोग जब बात कर रहे हैं अबाउट द एसी अप्लायंसेस, अबाउट द एसी डिवाइसेस, इनका जो स्केल है वो लीनियर नहीं है। द स्केल दैट दे हैव राइट नाउ इज नॉट लीनियर, इट इज समथिंग एल्स। यदि आपका स्केल लीनियर नहीं है तो हम लोग कैसे उसको डिफाइन करें, तो यहाँ पे जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हॉट वायर एमीटर एंड हॉट वायर वोल्ट मीटर। जितना सर्किट के अंदर करंट या वोल्टेज बहेगा उतना उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस के बढ़ने से, हीट के बढ़ने से लेंथ बढ़ती है, और लेंथ के बढ़ने से आपका डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। सो बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, वी कैन नेवर यूज दैट वोल्ट मीटर एंड एमीटर विच इज इन योर लैब टू मेजर दिस एसी एंड दिस डीसी। कभी पॉसिबल नहीं होगा, तो हमको नया डिवाइस बनाना पड़ा विच इज हॉट वायर एमीटर एंड वोल्ट मीटर, जो एचसी वर्मा में ना आपके करिकुलम में तो नहीं आई है, इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट। पर जो लोग एचसी वर्मा पढ़ते हैं, एचसी वर्मा में एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है कि हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्ट मीटर क्या होता है। हमको पता था कि हीट के बढ़ने से, व्हेन हीट इंक्रीजेस रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस के बढ़ने से लेंथ की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। हीट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस के बढ़ने से क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा, और लेंथ के बढ़ने से क्या होगा, आपकी जो रीडिंग है दैट रीडिंग विल बी मेजर्ड, दैट रीडिंग इज समवॉट टू बी मेजर्ड। रीडिंग मेजर्ड हो जाएगी आपके, यू विल गेट द करेक्ट आंसर्स। द मोमेंट you will get the correct answers, the answers will be in front of you all. Right, so this is how we're going to define, this is how we're going to understand about the I square RT principle. This is how we're going to understand about the ammeter, voltmeter, heat, resistance, length and the reading devices. है ना। सो अब हम लोग जो कल शुरू करने वाले हैं, then the next lecture we talk about circuit theory, जो हमारा next topic of discussion होगा, which we'll be calling it as circuit theory. Circuit theory में हम लोग ये देखेंगे कि what will happen when you apply a AC to a resistor, AC to a capacitor, AC to a inductor, because हम लोगों ने अभी तक का ये डिवाइसेस को DC से कनेक्ट करके देख लिया है। So now we're going to talk discussion about what will happen if you apply this devices to a DC device, AC device. तो AC पे लगाने के बाद में इसमें क्या क्या परिवर्तन आएगा, क्या क्या स्वरूप इनका चेंज होगा, हम लोग वो देखेंगे। तो आज के लिए हमारा कहानी यही समाप्त करते हैं, हम लोग कल मिलेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्ट मीटर क्या होता है। नॉर्मल लोगों को बोला जाता है 220 वोल्ट, जो एक्चुअली कितना है 311 वोल्ट। तो हमको ये समझ में आया कि हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। तो आपके अपैरेटस में जो डिवाइस की वैल्यू लिखी हुई है, कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हमेशा कहीं पर भी देखोगे आपको RMS वैल्यू ही लिखी मिलेगी, आपको कभी भी मैक्सिमम वैल्यू ही दिखा मिलेगा, आपको नॉर्मल वैल्यू दिखना मिलेगा नहीं। ठीक है, तो चलो आज यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे फिर से सर्किट थ्योरी के साथ में। धन्यवाद।